नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई पुलिस की एक टीम उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के लिए उनके जुहू स्थित बंगले पर पहुंची है। फिलहाल एक्ट्रेस से पूछताछ जारी है। इससे पहले अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें उनके व्हाट्सएप चैट से ये पता चला है कि राज कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियो को 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे। ये एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। इस बीच उनका एक ईमेल भी लीक हुआ है जिसमें कुंद्रा की डर्टी फिल्म मेकिंग का पूरा नियम कानून लिखा हुआ है। अश्लील फिल्मों के इस कारोबार के प्रोजेक्ट को ख्वाब नाम दिया गया था। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। रात 9 बजे वे मुंबई क्राइम ब्रांच के भाईखला दफ्तर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली और इसके बाद रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज कुंद्रा की पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने कोर्ट से और समय मांगा था। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये केस बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कुछ पॉर्न फिल्मों तक सीमित नहीं है। आरोपी संगठित तरीके से इसे अंजाम दे रहे थे। पिछले साल फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की तरफ से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया कि पुलिस के पास इशरत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। इस मामले में इशरत जहां पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कड़कड़डुमा कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में दलील दी गई है कि पुलिस की मंशा आरोपी इशरत जहां को झूठे मामले में फंसाने की ही थी। जांच एजेंसी पुलिस के पास ये दिखाने के लिए एक भी सबूत नहीं है कि इशरत का संबंध इन दंगों की साजिश से है। बचाव पक्ष के वकील प्रदीप तेवतिया ने अभियोजन के उन आरोपों पर भी आपत्ति जताई है कि इशरत जहां ने प्रदर्शन और हिंसा के वित्त पोषण में मदद की। अमेज़न के तर्कों का जवाब देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की ओर से रिलायंस के साथ एफआरएल के सौदे को रोकने वाले सिंगापुर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आपातकालीन मध्यस्थता अवार्ड के विवाद में प्रस्तुतियां दी। साल्वे ने अमेज़न के इस तर्क का खंडन किया कि एफआरएल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न में मुख्य रूप से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 का गठन शामिल है। ये देखने के लिए कि क्या 37(1) सीपीसी के आदेश 43 के तहत अपीलों को शामिल नहीं करता है। उन्होंने कहा कि वे ऐसी स्थिति में हैं जहां किसी ने तर्क या निर्णय नहीं लिया है कि क्या एफआरएल की अपील सुनवाई योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा मांगे गए समायोजित सकल राजस्व एजीआर बकाया की पुनर्गणना की मांग करने वाली दूरसंचार कंपनियों की याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करते हुए आदेश सुनाया। पीठ ने 19 जुलाई को आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि पहले के एक आदेश के मद्देनजर पुनर्मूल्यांकन प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें एनसीआर और भारत के अन्य शहरों में कोविड-19 महामारी के दौरान सभी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब था, ये कहते हुए कि अधिकारी AQI की श्रेणी के अनुसार पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे सकते हैं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आदेश दिया कि इसे एनजीटी के आदेश में संबंधित किया गया था और आगे किसी स्पष्टीकरण या विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि भविष्य में अपील दायर करने और कानून के अन्य कदमों को उठाने में देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश ये देखते हुए दिया कि उसके अधिकारियों की ओर से निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में देरी हो रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी के कारणों के संबंध में गंभीर संदेह को जन्म देता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने सीबीआई निदेशक को ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने की आवश्यकता पर
जोर दिया कि अपील दायर करने और कानून के अन्य चरणों की निगरानी एक ICT मंच पर की जाए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।